साथियों असल में मेरा पर्यावरण बिगड़ गया, जुकाम दोबारा हो गई है। सुनो हुआ क्या है, भारत में, दुनिया में, सब जगह हम जो पेड़ पौधे, हवा, ये सब देखते हैं, हमें लगता है कि ये हमारे हैं। पूरी दुनिया, जब भारत एक लाइन बोलता है ना वसुधैव कुटुंबकम, तो असल में पूरी दुनिया एक है। पूरी दुनिया एक है, इस बात को बहुत से देशों ने कभी समझा नहीं। उदाहरण के लिए पंजाब में पराली जली लेकिन परेशान राजस्थान वाले लोग भी हुए, दिल्ली वाले तो हुए ही हुए, उत्तर प्रदेश वाले भी हुए। क्यों भाई, पंजाब की पराली की धुआं केवल पंजाब में ही रहनी चाहिए थी ना, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। पंजाब की पराली से पूरा पूरा देश परेशान हुआ, हरियाणा की पराली से पूरा देश परेशान हुआ, जहां जहां हवा पहुंच सकी थी। ऐसे ही अगर मान लीजिए पहाड़ पर कहीं हिमस्खलन हुआ, हिमपात हुआ, बहुत तेज बारिश आई, तो पूरा देश परेशान हुआ। ऐसे ही अगर मान लीजिए अमेरिका ने बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किया, एक कहानी, एक कवि, वो है ना, गाना है ना अपने फिल्मों में, जिसमें एक आ गया है, ये नदियां, ये पवन के झोंके, इन्हें कौन रोके, कौन सरहद इन्हें रोके। वास्तविकता यह है कि हवा को, पानी को, इन सबको सरहदों में लोग बांटने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनकी कोई बॉर्डर्स नहीं है। बॉर्डर्स नहीं है तो पॉल्यूशन आपने फैलाया, तो पूरा के पूरा कॉन्टिनेंट, पूरी की पूरी अर्थ संभव है कि आपके फैलाए पॉल्यूशन से परेशान हो सकती है। और यही हुआ साथियों, हम तो बहुत लेट जागे इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के युग में। दुनिया तो 250-300 साल पहले से औद्योगिकीकरण में लगी हुई है, लेकिन पर्यावरण से दुनिया का नुकसान हो रहा है, यह पता होते होते 1992 का दौर आ गया, जब सब लोग बैठे और बैठ करके ये चर्चा किए कि नहीं साहब, अब पर्यावरण को बचाने के लिए सबको बैठने की जरूरत है। और बस सबको बैठने की जो जरूरत का दिन था, वही कोप नामक बैठक के नाम से जाना गया। कोप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के नाम से जाना गया। दुनिया के विभिन्न देश, लगभग 192 देश एक साथ इकट्ठे होते हैं, चिंता व्यक्त करते हैं कि यार बहुत दिक्कत हो गई, यार इतने लोग जो हैं हमारी वजह से परेशान हो रहे हैं। और उस चिंतन के बाद में फिर समाधान ढूंढते हैं कि हमारे इसके कारण, अब देखो आप सोचो, इतना सा समझ लो, आज कहीं ना कहीं पॉल्यूशन फैला था, जिसका असर बाढ़ में, सूखे में, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, तूफान, इन सब में पड़ा। पाकिस्तान, जिसको पता भी नहीं है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन अमेरिका में कैसा चल रहा है, वहां पर इतनी बाढ़ आई कि कंगाली में आटा गीला हो गया। $33 बिलियन का नुकसान पाकिस्तान को लास्ट ईयर बाढ़ से हुआ। ऐसे ही समुद्र के बीच में एक द्वीप है जिसका नाम है वंताऊ। वंताऊ नाम का एक कंट्री है, उसके 6 सिटी रीलोकेट करने पड़े क्योंकि समुद्र का जल स्तर बढ़ गया और वो शहर डूबने लग गए। उन शहरों को वहां से हटाया गया। इंडोनेशिया ने भी अपनी बहुत बड़ी राजधानी शिफ्ट करने का निर्णय लिया है, कारण समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, तटवर्ती जो इलाके हैं वो पानी में डूब रहे हैं। रोके कैसे? पर्यावरण के तापमान को नियंत्रित करना पड़ेगा। नियंत्रित करने के लिए क्या करें? कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करना पड़ेगा। कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए क्या करें? बैठ के बैठक करो, चर्चा करो, निर्णय लो कि हम ऐसा कर लेंगे। और ये निर्णय कहां होते हैं? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में होते हैं। तो पहले तो आप लोग इस बात को अगर समझ चुके हैं तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसी प्रकार की एक बैठक के लिए दुबई गए हैं। दुबई की बैठक में जाते हुए पीएम की आप ये तस्वीर देख सकते हैं। नवंबर 30 को प्रधानमंत्री जी पहुंचे, दुबई पहुंचे। बाकायदा भारत की तरफ से जानकारी आई कि वो दुबई के लिए रवाना हो चुके हैं। और यहां पर अरिंदम बागची जी के द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में पहुंचे हैं। ये 28वीं बैठक है जिसके अंदर ये पहुंचे हैं, मतलब इनके द्वारा अटेंड की हुई नहीं, दुनिया में अब तक 28 बैठकें ऐसी हो चुकी हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बैठक सबसे पहले 1950 में बर्लिन में हुई थी और ये यूनाइटेड नेशंस के तत्वाधान में कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के माध्यम से की जाती है, ठीक है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज देशों को कहा गया है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इनके द्वारा पर्यावरण के लिए सख्त फैसले लिए जाते हैं। और ये इतनी बड़ी क्यों होती है? क्योंकि ज्यादा बड़े लोग शामिल नहीं होंगे तो निर्णय भी सख्त नहीं लिए जाएंगे। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज 1994 के अंदर ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को रोकने के लिए बनाया गया फ्रेमवर्क था और इसके अंदर कोप की सिग्नेटरीज को शामिल किया गया था। एट प्रेजेंट 198 कंट्रीज यूएनएफसीसी में शामिल हैं। पहली बार रियो के अंदर 1992 में ये लोग बैठे थे। लास्ट ईयर ये लोग इजिप्ट के शर्म अल शेख के अंदर मिले थे, कोप 27 था। और अब कोप 28 के लिए ये लोग दुबई में मिले हैं, ठीक है? कोप 28 में प्रधानमंत्री जी क्यों पहुंचे समझ में आ गया होगा। कहां पहुंचे? यूनाइटेड अरब अमीरात, गल्फ कंट्री है, जहां पर दुबई के अंदर यह समिट हो रही है। पीएम आपको फ्रंट रो में बैठे हुए दिखाई दे जाते हैं, ठीक है साहब? यहां तक समझ में आ गया।
प्रधानमंत्री यहां पर बोलना शुरू किए और बोल करके कहे कि भैया सुनो, 28 नंबर तो यूएई के अंदर हो रही है, 33 नंबर वाली हम इंडिया में कराना चाहते हैं। यानी दुनिया के सारे राष्ट्राध्यक्ष उस समय इंडिया पधारिएगा, हम निमंत्रण देकर आ चुके हैं। तो इंडिया ने अपने लेवल पर कोप 33 का इन्विटेशन दे दिया। प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे, बकायदा यूएई के डिप्टी पीएम इनको रिसीव करने आए। बकायदा इन तस्वीरों को आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है साहब। प्रधानमंत्री ने पहुंचकर बताया कि मैं पहले भी आया हूं, कोप 21 में ग्लासगो के अंदर हिस्सा लिया था, इससे पहले 2015 के अंदर पेरिस में हिस्सा लिया था, तीसरी बार अब वो यहां पर हिस्सा ले रहे हैं। लास्ट ईयर हम लोगों ने दुनिया को लाइफ का मंत्र दिया था, पंचामृत का मंत्र दिया था। इस बार भी प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमने दुनिया को बहुत कुछ दिया, आगे चल के मैं उसकी चर्चा करूंगा। जब दुनिया के इतने सारे देश के नेता यहां मिले, आप तस्वीर देख सकते हैं, प्रधानमंत्री वर्ल्ड क्लाइमेट समिट के अंदर इतने सारे नेताओं के बीच में, यहां पर तस्वीरें जूम करने से दिखाई देंगी कि कौन किसके साथ खड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री प्रथम रो में आपको यहां पर दिखाई दे सकते हैं। भारत ने यहां पर क्या कहा? भारत ने कार्बन इमिशन को कम करने के लिए जो एजेंडा रखा गया था इस मीटिंग में, उसी के लिए दुनिया के नेताओं से कहा कि देखो भैया, बातें करने से कुछ नहीं होगा, एग्जीक्यूशन करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री इसी दौरान ऋषि सुनक जी के साथ भी देखे गए। ऋषि सुनक के साथ साथ उनके जो पूर्व मंत्री थे, जो प्रधानमंत्री थे, जो अब मंत्री बनकर ऋषि सुनक जी के साथ आए थे, उनसे मुलाकात की। काफी अच्छी वार्ता दिख भी रही है। यूएन के चीफ के साथ भी प्रधानमंत्री की तस्वीर और बातचीत करती हुई चीजें दिखाई दी। साथ ही साथ इजराइल के जो प्रेसिडेंट हैं ईसाक हरगोज, वो भी यहां पर बैठे हुए प्रधानमंत्री के साथ वार्ता करते हुए दिखाई दिए। ठीक है। इसी प्रकार से अबे अहमद के साथ प्रधानमंत्री की तस्वीरें आई। साथ ही साथ जो आप यहां पर श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री की तस्वीरें आई। बहरेन के किंग के साथ प्रधानमंत्री की तस्वीरें आई। यूएई के किंग के साथ प्रधानमंत्री की तस्वीरें आई। सब बढ़िया तरीके से तस्वीरें यहां पर रही। यानी एक प्रकार से यह समझिए कि कोप 28 एक ऐसा इवेंट है जहां पर्यावरण के नाते राष्ट्र के जो बड़े बड़े नेता हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ बढ़िया बातें करते हैं, और बातों के साथ साथ लोग एक दूसरे के साथ भविष्य की संभावनाओं को लेकर चर्चा करते हैं। ठीक है। तो कोप 33 के लिए भारत यहां पर बोल दिया कि भविष्य में हम लोग इसे करना चाहते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, अब क्या है, भारत ने अपने लेवल पर यह कहा कि भारत ने इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन स्थापित करने का दुनिया के सामने एक जबरदस्त कार्य करके दिखाया है। भारत ने अपने कार्बन उत्सर्जन को 2030 तक 45% घटाने का लक्ष्य रखा है। यही कारण है कि हमने बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च किया है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस भारत के द्वारा लॉन्च किया था G20 के अंदर, जिसके माध्यम से हम पेट्रोल और डीजल के अंदर बायोफ्यूल मिक्स करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को लगाम लगाएंगे। भारत ने कहा कि हम इस बात को लेकर कृत संकल्पित हैं और हम ये बात कर कर रहेंगे। आपको नहीं मालूम हो तो बायोफ्यूल अलायंस के बारे में हमने पहले भी बताया है, पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाला फ्यूल जिसे कि पेट्रोल डीजल में मिक्स करके काम में लिया जाता है। ठीक है। यहां पर इस बात की भी चर्चा हुई कि असल मायने में प्रदूषण के जिम्मेदार विकसित देश हैं। जैसे 1975 से 2021 के बीच में दुनिया में कुल कार्बन जो उत्सर्जित हुआ उसका 25% अकेले अमेरिका के द्वारा किया गया। भारत ने कुल कार्बन प्रदूषण का 3.5% प्रदूषित किया, दुनिया के कुल प्रदूषण का 3.5%, जबकि दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया रखता है। तो भारत ने कहा असल मायने में विकसित देश कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं और उनकी जो परेशानियां हैं वो गरीब देशों को चुकानी पड़ती हैं। जैसे पाकिस्तान बेचारा $30 बिलियन का नुकसान झेल लिया, वंताऊ अपने आप के 6 शहर रिलोकेट करा दिया। इसका मतलब विकसित देशों के द्वारा खेला गया जो खेला है उसका नुकसान गरीब देशों को उठाना पड़ता है। यही कारण है कि विकसित देशों की जिम्मेदारियां तय की जाएं और उन्हें कहा जाए कि वे अपने लेवल पर अपनी इकोनॉमी में से पैसा निकालकर विकासशील देशों को टेक्नोलॉजी दें। यही बात चीन कहता है, यही बात भारत कहता है, और भी कई विकासशील देश कहते हैं कि जो ये फंड बनाते हैं आप लोग, उन फंड्स के अंदर इस प्रकार का फंड बनाया जाए जिन फंड्स के माध्यम से पैसा विकसित देश दें, विकासशील देश उस पैसे से नई टेक्नोलॉजी का विकास करें और वो कार्बन के प्रदूषण को खुद भी नियंत्रित करने का प्रयास करें। ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ गई हो। यहां पर इस बात के ऊपर प्रेशराइज किया गया कि विकसित देश फंड देने में कोताही ना बरतें, सो दैट विकासशील देश अपने विकास को अच्छे से बढ़ा सकें। अच्छा, अब यहां पर एक बड़ा सवाल यह भी बनकर आता है कि एक बात बताइए, अगर विकसित देश पैसा दें तो उनके ऊपर ऐसा क्या फर्क पड़ रहा है ना भी दें तो? भाई इसलिए फर्क पड़ रहा है, अगर वो पैसा नहीं दिए तो जीवन उनका भी कीमती है,
कल को कोई और देश उसके साथ होड़ में निकल पड़ा, बोले ठीक है हम तो मरेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, तो भैया जीवन उनका भी खराब हो जाएगा। अगर और देशों को नियंत्रित रखना है तो उन्हें भी आपको टेक्नोलॉजी साथ साथ साझा करनी पड़ेगी, और इसी को लेकर के ये सारी बैठकें हो रही हैं। अब आपके दिमाग में बनेगा ये देश बनते कैसे हैं, तो आइलैंड वाइज या फिर कॉन्टिनेंट वाइज डिसाइड किए जाते हैं कोप के देश। इसी तरह भारत ने 33 का नंबर दिया है कि वो हमारे साथ, ठीक है।